उत्तराखंड पलायन की जो विभीषिका है, पलायन की जो समस्या है उससे जूझ रहा है। क्योंकि स्कूल जो था वो पैदल चल कर के जाना होता था, 2-3 घंटे का समय हमें लगता था। कभी ऊंचाई कभी नीचाई, बीच में नाले कभी आते थे, बीच में बियावान जंगल आते थे, जिसे हमारे पहाड़ में ईजा बोलते हैं प्यार से। उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया मुझे कि मेरे परिवार में बड़े बूढ़ों का साया उठ चुका है। ऐसा क्या घटित हो गया उत्तराखंड की वादियों में कि एक साधारण बच्चा लिखने के लिए ओत-प्रोत हो गया, लिखता रहा? क्या? और माँ बाप को ये रहता था कि बच्चे स्कूल चले गए, और शिक्षक जो थे उनको ये होता था कि बच्चा शायद आज छुट्टी पे है। कई बच्चे बीच में बंक मार जाते थे। देवभूमि उत्तराखंड जी। अपने आप में वरदान। वहाँ से निकलना, जयपुर आना, पढ़ाई करना और एक आरएएस अधिकारी बन जाना, क्या आसान था? अगर सैद्धांतिक रूप से देखें तो इतना आसान नहीं था रूल्स जैसे तोड़े आपने? आज तो रूल्स की पालना करवाते हैं, लेकिन पढ़ाई के दौरान कुछ रूल्स तोड़े? पढ़ाई के दौरान कहीं कोई रूल्स नहीं तोड़े गए। जब आपको पढ़ाई करनी है तो हाँ, केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। और जब आपको गपशप मारनी है किसी के साथ, दोस्तों के साथ, तो उस समय आप गपशप मारें। ठीक जब आपको अपने परिवार के साथ बैठना है तो आप परिवार के साथ बैठें। तो मैं आज भी ये कहता हूँ सभी को कि है। जब आप जिस काम को परफॉर्म कर रहे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, जी, जी। न केवल पढ़ाई का बल्कि खेल कूद का। आज के बच्चे हंसना भूल गए, हाँ, आज के बच्चे आपस में बातें करना भूल गए। कि ऐसा नहीं है कि हम खाना खा रहे हैं और खाना खाते वक्त भी हमारे हाथ में मोबाइल हो। लेकिन आज के युवाओं का ये शिकायत रहता है कि आज इतनी सामग्री हो गई कि पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। और सबसे अच्छा अधिकारी वो माना जाता है जो अपने कार्य क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सफल हो जाता है। जो भी अधिकारी उस कुर्सी पर बैठा है, उस कुर्सी पर बैठ करके उसको ये सोचना चाहिए कि आज तो वो उस चेयर पर बैठा है, लेकिन आपके सामने जो आने वाला जो फरियादी है, कल आप हो सकता है कि उसकी जगह थे, या आने वाले समय में आप उसकी जगह होंगे। आप पदों पर रहते हुए भी आप लिखते रहते थे, तो कभी ऐसा हुआ किसी मीटिंग के अंदर आप छुपके से कुछ लिख रहे हैं और पकड़े गए? इंटरेस्ट लेते हैं स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आज आप देखेंगे कि अभी तक 21 प्रतियोगिताएं इस पाती मुहिम में हमने कंडक्ट करी हैं, जिसमें से 3 लाख पत्र लिखवाए जाते हैं, वो लिखी गई। तो ये जो कहानी आपने लिखी कि पापा फिर कब आओगे, और बच्ची की जो आपने बात कही, तो ये कहीं ना कहीं आपकी रियल लाइफ से जुड़ती है? मेरे रियल लाइफ से कहीं नहीं जुड़ती। अब अच्छा। मैं बस खड़ा था एक जगह बस स्टैंड पर, अच्छा। और तो मैंने उस बच्ची को, जब उसके पिता उसको छोड़ करके जाते हैं, ओके। और उसकी आंखों में मैंने पढ़ करके ये महसूस किया कि वो बच्ची क्या कितना सोच रही है। क्योंकि हाँ। अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए मुंह से बोलना हाँ। कोई जरूरी नहीं है। तो वो बच्ची रियल आंखों में थी? वो रियल में बच्ची थी। ओके। और वो बस फिर वो कहानी बन गई। मेरी माँ जब तक थी, मुझे लिखने की प्रेरणा हाँ। मेरी माँ ने ही जो है दी थी। तो मैं आज जो भी हूँ, जैसा भी लिखता हूँ, वो मेरी माँ ने मुझे प्रेरित किया था। मेरी जो पत्नी है डॉक्टर मीना सिरोला, जो खुद एसोसिएट प्रोफेसर है वनस्थली विद्यापीठ में, शिक्षा संकाय में, तो मेरी हर एक रचना को वो बहुत ही बारीकी से पढ़ती हैं। न केवल पढ़ती हैं बल्कि उनकी एडिटिंग में बड़ा उनका योगदान रहता है। केवल माँ सरस्वती आपसे लिखवाती है, बिना पानी लिखवाती है। उसकी कृपा अगर आपके ऊपर रहेगी तब आप लिख पाओगे, अदरवाइज लिख नहीं पाएंगे। क्योंकि आज हमारा जो समाज है वो 2 छोर में बट चुका है। एक और हमारा बचपन है, यानी कि हमारे बच्चे हैं, हमारा युवा है, और एक और किनारे पे बैठा हुआ हमारा बूढ़ा व्यक्ति, यानी कि घर का मुखिया है। ये दोनों हाशिए पर। तो कहीं ना कहीं ये जो भावेश की डायरी है वो किशोर अवस्था और वृद्ध अवस्था के लोगों के बीच में जो दायरा है उसको कम करने का प्रयास है। बिल्कुल कम करेगी। आप कुछ सवाल जो रैपिड फायर के तहत आते हैं, एक शब्द एक जवाब। जी। आप किस विषय पर कभी कोई किताब नहीं लिखेंगे? अब चलते हैं टोंक शहर की तरफ। टोंक का जो साहित्यकार थे वो बिखरे हुए थे। तो ऐसा बिसलपुर भी है। बिसलपुर के पास में पंचमुखी बालाजी आता है, कोडा रायसी में आपकी। इसके अलावा राजमहल है। प्रशासनिक अधिकारी को जब वो बात करे
तो उसको पहले सबसे पहले अपना चोला उतार देना चाहिए। जो दिमाग में ये उसकी कहीं अगर ये बात है कि मैं प्रशासनिक अधिकारी हूँ, मैं तो अधिकारी बन गया, तो वो चीज़ उसके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। एक आम व्यक्ति बन कर के बात करनी होगी कि कोई अगर आपसे उम्र में बड़े आ गए तो ये मेरे बाबा हैं। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर किस तरह की राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? अभी किसी ने आपको रिश्वत देने की कोशिश की? ये एक ऐसा प्रश्न है कि जिसका जवाब देना उचित नहीं है। कोशिशें बहुत हुई है, लेकिन मेरे जवाब भी उनको जो थे वो उनसे जाके पूछी। मैं जब चौथी या पाँचवीं क्लास में था तो मैंने तब से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। स्ट्रगल बहुत रहा, कोई ऐसी प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। दूसरा, आजकल जो ये मार्केट में अटा पड़ा है किताबों से, बुक से, इतनी सुविधाएं हो गई, वो नहीं थी। अगर आपकी बुक है जो ऑनलाइन है, उस बुक को समराइज करके एक पेज में आपको दे देगा कि आपको ये पढ़ना है, इसमें से इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारी चीज़ आपको एज अ असिस्टेंट आपके लिए काम करके देगा। आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन बतौर लेखक मैं अगर एक बात करूं तो ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है। अगर आपके जीवन पर कोई किताब लिखी जाए तो उसका टाइटल क्या होगा? आप काम करते, उनके ऐड आते हैं कि आप काम करते रहिए, सुनते रहिए, आपको ज्ञान मिलेगा। लेकिन मैं बतौर लेखक अगर ये कहूँगा तो मैं इस पर कदापि विश्वास नहीं करूँगा, और बतौर पाठक भी मैं कहूँगा तो ये करूँगा। किताबों से दूर डिजिटल शिक्षा के मद में मोबाइल आदि के नशे में लिप्त युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? नमस्कार साथियों, मैं पीयूष गौतम और आप देख रहे हैं स्वर्ण खबर। स्वर्ण खबर के खास कार्यक्रम संघर्षों से भरी कहानी में आपका स्वागत करते हैं। आज का ये कार्यक्रम खास है और इसके खास होने की वजह हमारे साथ जो शख्सियत है डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी, जो कि टोंक सवाई माधोपुर के क्षेत्र में एसडीएम और एडीएम के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं। इसी के साथ हिमालय की वादियों से ये आते हैं, उत्तराखंड जैसे क्षेत्र से ये आते हैं, और उत्तराखंड से लेकर के राजस्थान का सफ़र, राजस्थान में आज ये सचिवालय में है। सचिवालय में सहकारिता मंत्री जी के अधीन ये विशिष्ट सहायक के पद पर कार्यरत है, आरएएस ऑफिसर है। इनके न सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी होने तक का ये सफ़र है, बल्कि एक साहित्यकार, और न सिर्फ साहित्यकार, टोंक जिले के सभी साहित्यकारों और साहित्य क्षेत्र में रुचि रखने वालों के लिए ये प्रेरणा स्रोत है। और आज के इस पॉडकास्ट, इस इंटरव्यू के माध्यम से हम बातचीत के माध्यम से ये जानेंगे कि एक नौजवान, एक युवा किस तरह से अपनी खुद की किताब लिख सकता है, अपनी कलम को एक नया आयाम दे सकता है, एक नया संसार रच सकता है। तमाम बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका पीयूष जी, बहुत अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करके। तो पहला ही सवाल सर, सचिवालय में आप हैं, सचिवालय में किस तरह का ये शेड्यूल रहता है और किस तरह की जिम्मेदारियां रहती हैं? देखिए, सचिवालय में जो कार्य करने का जो तजुर्बा है वो अलग ही अपने आप में बहुत ही अलग है, क्योंकि अब तक हम फील्ड में काम करते रहे हैं। ब्लॉक पर भी काम किया, जिला स्तर पर भी काम किया, तहसील लेवल पर काम किया, लेकिन वहाँ की जो चुनौतियाँ थी, वहाँ की जो प्राथमिकताएँ थी वो अलग हैं। एक ब्लॉक लेवल तक कह दें, एक तहसील पर कह दें, या एक जिला स्तर तक वो उनका दायरा होता था। यहाँ जो विभाग में मैं काम देख रहा हूँ, सहकारिता मंत्री जी के साथ में भी हम हूँ उनके पास में विशेष सहायक के बतौर, यहाँ जो काम करने का जो है स्कोप है बहुत बड़ा पैमाने पर है। पूरे राजस्थान के सहकारी तंत्र को देखना होता है, कई नई बातें सीखने को मिलती हैं। आप ये बता सकते हैं कि सहकारिता क्या होता है, सहकारिता विभाग क्या होता है? सहकारिता एक ऐसा महकमा है, एक विचारधारा है जिसमें निजी और सरकारी इन दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच की एक विचारधारा है, एक फिलोसॉफी है कि सब एक के लिए और एक सब के लिए। इस विचारधारा पर सहकारी समितियों का गठन होता है, उनकी समितियां होती हैं और वो कई मायनों में काम करती हैं। किसानों की भलाई के लिए काम करती हैं, उनको खाद बीज देने का काम करती हैं,
राशन वितरण का भी पहले इन समितियों के माध्यम से कार्य होता था। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कि ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, ग्रामीण क्षेत्रों की भलाई को लेकर के, तो उसमें सहकारिता तंत्र का अपना एक बहुत बड़ा योगदान होता है। मंत्री जी के साथ आप रहते हैं, क्या शेड्यूल रहता है सोमवार से शुक्रवार तक का, किस तरह की दिनचर्या रहती है? देखिए, मंत्री जी के साथ रहने का एक नया तजुर्बा है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नई चीज़ें आती हैं। मंत्री महोदय के पास में कई ऐसे नीतिगत निर्णय की पत्रावली आती हैं, उनसे हम अभी तक रूबरू नहीं थे, लेकिन अब और नज़दीक से बहुत बारीकी से उनको पढ़ने का हमें मौका मिलता है। और शेड्यूल की जो बात रही, शेड्यूल तो कोई ऐसा शेड्यूल नहीं होता है, क्योंकि जब हम राजकीय सेवा में आते हैं और मंत्री महोदय की चूँकि जन सेवा में है, तो उसके लिए कोई समय की सीमा नहीं है कि हम उसको 6 घंटे का समय कह दें कि सुबह 9 से 6 बजे तक का। तो जितना काम होता है उस काम के हिसाब से हमें अपना समय देना होता है, और उन पत्रावलियों को और जो कार्य उनके स्तर पर होता है उसको उनके द्वारा संपादित किया जाता है। तो ये तो बात थी इनके वर्तमान पद की। अब आपको ले चलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड, हिमालय की वादियाँ, आपका बचपन किन जगहों पर उत्तराखंड में प्रॉपर कहाँ से आते हैं, और वहाँ के जो हालात आज हैं और उस समय थे जो बचपन में थे, उसको किस तरह से आप देखते हैं? मैं उत्तराखंड से, मेरा बचपना उत्तराखंड में बीता है। मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक गांव है नैकाना, उस गांव में मेरा की पैदाइश हुई, जन्म हुआ। और मैंने हाई स्कूल तक की जो शिक्षा ग्रहण की वो उत्तराखंड में ही मैंने शिक्षा ली। रही बात उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत बदलाव आ चुका है। आज से 40 साल पहले 1984 में मैं राजस्थान जयपुर आ गया था। तो तब का जो उत्तराखंड की हम बात करें और आज का उत्तराखंड की बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही एक पार्ट हुआ करता था। आज यद्यपि वो एक अलग प्रदेश बन चुका है, अलग राज्य बन चुका है। तो रही बात बदलाव की, बदलाव कई मायनों में आ चुका है। आधारभूत जो ढांचागत जो परिवर्तन है वहाँ आया, शिक्षा का वहाँ विकास हो रहा है धीरे धीरे। वहाँ उद्योग धंधे पहले कम थे, अब धीरे धीरे उनका हो रहा है। और गांव-गांव में सड़क का विस्तार हो चुका है। गांव-गांव में जो पानी का जो कनेक्शन है, विद्युत व्यवस्था है, ये तमाम जो सुख सुविधाएं हम शहरों में बड़े अच्छे कस्बों में देखते हैं, वो आज आप देखेंगे तो वो उत्तराखंड में भी उसका पूरा आज मिल रहा है। लेकिन बात जो रही उत्तराखंड की, जो नैसर्गिक, जो वहाँ का जो नैसर्गिक जो हम कहें वहाँ का सौंदर्य है, तो आज भी यथावत बना है। लोगों में आज भी जो एक तरह की सदा सहता है, एक दूसरे को कोऑपरेट करने की भावना है, शांत जीवन है, तो आज भी वो वादियाँ हैं, उन वादियों में एक तरह का एक वरदान है। तो कोई ढांचागत परिवर्तन की बात करें वो देखने को मिलता है। हाँ, एक दर्द बहुत बड़ा मैं अपनी रचनाओं में भी उसको बार बार उकेरता हूँ कि आज उत्तराखंड पलायन की जो विभीषिका है, पलायन की जो समस्या है, उससे जूझ रहा है। क्योंकि गांव के गांव आज खाली हो गए हैं। तो वो जो पहले का गांव भरा पूरा गांव रहता था, बच्चों की किलकारियाँ वहाँ आंगन में गूंजा करती थी। अब जब भी हम गांव जाते हैं ये चीज़ कहीं ना कहीं मन में अंदर कचोटती रहती है। खेत खलिहान थे, वो पहले बिल्कुल आबाद थे, उनमें फसलें होती थी। आज वो खेत खलिहान भी बंजर हो चुके हैं। ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड में ये चीज़ जो है ये मन को अंदर तक ठेस पहुंचाती है। कहीं ना कहीं पलायन की स्थिति देखी जा रही है। लेकिन जो बचपन था, जब कहा जाता है बिजली का अभाव रहता था, पढ़ाई करते थे, तो किस तरह, मतलब किस तरह के संघर्ष आपको उत्तराखंड की वादियों में देखने को मिले एज अ स्टूडेंट? संघर्ष बहुत बड़े थे। संघर्ष केवल प्राकृतिक जो वहाँ की ढांचागत जो स्थिति थी वो संघर्ष नहीं था, क्योंकि स्कूल जो था वो पैदल चल करके जाना होता था। 2-3 घंटे का समय हमें लगता था। कभी ऊंचाई कभी नीचाई, बीच में नाले कभी आते थे, बीच में बियावान जंगल आते थे। ये संकट तो था ही। पानी जो लेने के लिए हम लोग वहाँ नहल्ले बोलते हैं उनको, बावड़ियों को, वहाँ हम स्कूल का काम आकर के करके पानी लेने जाते थे।
इसके अलावा जो खेत थे उन खेतों में हमें काम करना पड़ता था, हल चलाना पड़ता था। इसके अलावा जंगल से लकड़ियाँ या घास लेने का काम, इवन जो आपका आटा है, गेहूँ चक्की जो है, इसको लाने के लिए हमें दूर दूसरे बाज़ार में जाकर के वहाँ से आटा लेकर के आना होता था। ये समस्याएं थी जो केवल मुझसे नहीं जुड़ी थी, बल्कि एक आम जो वहाँ का नागरिक था उससे जुड़ी हुई थी। दूसरी जो एक संघर्ष था मेरे जीवन में वो ये था कि ये जो भौतिक विषमता की जो समस्याएं थी ये तो थी, लेकिन मेरे साथ दूसरी थी कि मेरे परिवार में एक ही साल में 1.5 साल के तकरीबन दरमियान में 3 जनों की मौत हो गई। मेरे पिताजी, मेरी दादी और मेरे दादाजी। तो वो एक बहुत बड़ा संघर्षों का एक पड़ाव मैंने देखा। तो व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत बड़ा एक संघर्ष था, लेकिन उस संघर्ष में मैं आज आपको ये कहूँगा कि कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आगे बढ़ने के लिए, अपना जो मुकाम हासिल करने के लिए वो कभी जो अभाव रहे, वो अभाव कहीं कोई आड़े आए। मेरी माँ ने, जिसे हमारे पहाड़ में ईजा बोलते हैं प्यार से, उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया मुझे कि मेरे परिवार में बड़े बूढ़ों का साया उठ चुका है या मेरे परिवार में कोई बहुत बड़ी की अभाव की बात है, संघर्ष की बात है। और उनके आशीर्वाद से, उनके विश्वास से निरंतर आगे बढ़ता गया। और 10वीं वहाँ से मैंने करने के बाद, हाई स्कूल करने के बाद, फिर मेरा जो सफ़र हुआ वो राजस्थान में गुलाबी नगरी में मैं आया और उसके आगे का जीवन मेरा निरंतर चलता रहा। आपने कुछ इंटरव्यूज़ में कहा है कि आपको हिमालय की जो वादियाँ हैं, पहाड़ों के से ही आपको लिखने का वरदान मिला एक तरह से। जी। तो ऐसा क्या घटित हो गया उत्तराखंड की वादियों में कि एक साधारण बच्चा लिखने के लिए ओतप्रोत हो गया, लिखता रहा? क्या था? देखिए, इसकी बहुत लंबी कहानी है। उत्तराखंड की वादियाँ आज भी, अगर आप वहाँ बहुत ही निश्चल भाव से जाएंगे, पर्यटक बन करके नहीं बल्कि वहाँ का बन करके, वहाँ सुकून लेने के लिए जाएंगे। तो अगर कोई एकांत में आप कहीं किसी घाटी में बैठें और चारों तरफ चीड़ के पेड़ हों, कलकल बहती हुई नदी हो, झरने हो, आपके बगल से पशु पक्षी जा रहे हों, तो एक मन में एक अलग ही शांत भाव आता है। किसी तरह की कोई आपाधापी नहीं, किसी तरह का कोई किसी से संघर्ष नहीं, किसी से प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं। ये पूरा भाव लेकर के अगर हम वहाँ विचरण करते हैं और रहते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि जो वादियाँ हैं, जो घाटियाँ हैं, जो वहाँ के पशु पक्षी हैं, जो वहाँ के पर्वतमालाएँ हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से पुकार रही हैं। और ये आप निश्चित मान के चलिए कि आप पेड़ पौधे हैं, प्रकृति की प्रत्येक चीज़ आपसे बात करना चाहती है। अगर आप एकांत में उनसे बात करेंगे, आपसे वो बतियाएंगे, कई चीज़ें आएंगी। तो मेरा जब संघर्ष का दौर था, 6ठी क्लास से शुरू हो गया था, तो वो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से उन तमाम चीज़ों ने मुझे प्रेरित किया। और प्रेरित करने के साथ मुझे ये प्रेरणा मिली कि अपनी जो मनोगत जो भावना है, मन के जो विचार हैं, जिसे किसी दूसरे से शेयर नहीं किया जा सकता, मैंने उनको फिर डायरी में उतारना शुरू किया। फिर डायरी लेखन का जो सिलसिला है वो मेरा वहीं से शुरू हुआ। डायरी लेखन न जाने कब नाटक लेखन में परिवर्तित हो गया, फिर न जाने कब वो कहानी विधा में बदल गया, फिर यहाँ आकर के वो उपन्यासों में बदल गया। किस उम्र के अंदर आपने लिखना शुरू कर दिया? मेरे जब मैं तकरीबन 11 या 12 साल का की मेरी उम्र रही होगी, तब से मैंने ये डायरी लेखन का जो सिलसिला है वो तब से स्टार्ट हो गया। तो डायरी लेखन के पीछे की क्या कहानी, मतलब किसको देखा आपने कि डायरी लिखते हैं? मैंने किसी को नहीं देखा। हाँ। मेरे अंदर से स्वयं प्रेरणा आई कि अगर मेरी मन में कोई बात है जिसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, अब ज़रूरी नहीं है कि मैं आपसे मेरी बात शेयर करूँगा तो आप उसको उस मायने में लेंगे। तो फिर मैंने ये विचार अंदर से आया कि हम अपनी जो भावनाएं हैं, जो अपने विचार हैं, उनको कहीं ना कहीं डायरी के पन्ने में उकेरते रहें। देखिए, आज के युवाओं के लिए तो सोशल मीडिया एक तरह से भटकाव का तरीका है, भटकाव बनाती है। लेकिन क्या उस जमाने में जब आप पढ़ाई करते थे तब भी कुछ भटकाव की स्थितियाँ थी?
भटकाव की स्थिति बहुत थी, दूसरे महीनों में थी। हमारे साथ जो स्कूल जाते थे, गांव से स्कूल काफ़ी दूरी पर था और माँ बाप को ये रहता था कि बच्चे स्कूल चले गए, और शिक्षक जो थे उनको ये होता था कि बच्चा ज़्यादा छुट्टी पे है। कई बच्चे बीच में बंक मार जाते थे। वहाँ छोटी छोटी ऐसी झोपड़ियाँ थी जिनमें बच्चे स्कूल के समय वहाँ बैठ जाते थे, और जब स्कूल का समय शाम को हुआ घर आने का तो वापस घर आ जाते थे। तो ये दौर हमने देखा, कई हमारे साथी ऐसे मिले। तो वो भटकाव दूसरे तरह का था। और लेकिन आपके मन में अगर कोई ऐसा संकल्प हो, आपके घर से अच्छा अगर प्रेरणा है, तो वो आपको भटकने से रोकता है। और आज भी यही चीज़ है। सोशल मीडिया की हम बात आज बहुत ही पुरजोर तरीके से करते हैं कि बच्चों को भटकाव है, लेकिन आज भी जो दृढ़ निश्चयी हैं, जिनके मन में एक संकल्प हो, तो चाहे कितना ही सोशल मीडिया का ज़माना आ जाए उससे भी हम आगे चले जाएं, लेकिन जिसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया वो अपने लक्ष्य को साध कर रहता है। ये चीज़ें उसके जीवन में, उसके सफलता में कहीं मायने नहीं रखती। देवभूमि उत्तराखंड जी, अपने आप में वरदान है। वहाँ से निकलना, जयपुर आना, पढ़ाई करना और एक आरएएस अधिकारी बन जाना, क्या आसान था? आसान अगर सैद्धांतिक रूप से देखें तो इतना आसान नहीं था, क्योंकि देवभूमि से आना और जयपुर तक का सफ़र तय करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने अच्छे काम किए भी हैं, लेकिन जिस परिवेश से आप आते हैं, जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं जी, वो बहुत बड़ा एक चैलेंज था। जयपुर आकर के भी बहुत सारे चैलेंजेज रहे, लेकिन हमेशा मैंने अपने लिए कुछ मानदंड स्थापित किए कि नहीं, यहाँ ठहरना नहीं है, यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं जो अंदर से ये एक भावना थी कि हमें यहाँ शहर में आकर के कुछ करना है, तो वही भावना निरंतर आगे बढ़ाती रही। जयपुर किसी पहचान से आए थे या रैंडमली आए थे? ना रैंडमली कोई नहीं आए थे। मेरे जो बड़े भाई साहब हैं वो यूनिवर्सिटी में उस समय पदस्थापित थे, अब चूँकि उनका रिटायरमेंट हो गया तो उनके पास में यहाँ आया, और यहाँ आकर के मैंने अपनी हाई स्कूल के बाद की जो पूरी मेरी शिक्षा वगैरह हुई है पीएचडी तक, वो फिर मेरे जयपुर में रह करके मैंने पीएचडी करी, अध्ययन किया और आगे की तैयारी करी। तो मतलब आरएएस ऑफिसर बनने से पहले आप पीएचडी कर चुके थे? मैं आरएएस ऑफिसर बनने से पहले मैं 90 में मैं राजस्थान सरकार में बतौर कनिष्ठ लेखाकार में भर्ती हुआ था, हो गया था। उसी दरमियान मैंने पीएचडी करा। 94 मेरी पीएचडी अवार्ड हुई, और शुरू से मन में ये इच्छा थी कि शिक्षा के क्षेत्र में जाना है। लेकिन जब हम कॉमर्स का मैं बैकग्राउंड का हूँ, जब निकला पीएचडी करके, एमकॉम करके, एमफिल करके, तो ये राजस्थान में 10+2 जब आया उस समय कॉमर्स के जो विद्यार्थी थे उनकी संख्या कम हो गई। इधर शिक्षा क्षेत्र में संख्या बहुत कम हो गई, मतलब उसके जो अवसर थे। उसके बाद फिर 94 के बाद आरएएस की तैयारी करी, और 99 में फिर मेरा सिलेक्शन राजस्थान तहसीलदार सेवा में हुआ, और उसके बाद अनेक जगह सेवाएं देने के बाद 2012 में जो जिसकी पोस्टिंग 2013 में हुई, मेरा इसमें बतौर प्रमोशन आरएएस अधिकारी में 2013 में मैंने आरएएस को ज्वाइन किया। ओके, तो कहीं स्टूडेंट्स भी हैं आपके जो एज अ टीचर, मतलब आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे मैंने सुना है, तो इकोनॉमिक्स में ऐसा क्या जादू करते थे कि आज भी आपको लोग याद करते हैं? देखिए, मेरे जो आज भी मैं जो जीवन जीता हूँ, मेरी जो कार्यशैली है और मेरा जो सिद्धांत है, वो एक शिक्षक के बतौर ही मैं सोचता हूँ और लोगों से मैं बात करता हूँ। तो मेरे मन में शुरू से ही, जब मेरी ईजा एक मेरा नया संस्मरण आया है, उसको आप पढ़ेंगे, वहाँ मैं जब चौथी या 5वीं क्लास में था तो मैंने तब से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। और वो आज भी मेरे मन में, जहाँ जब भी मुझे मौका मिलता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या किसी स्कूल में जा कर के मैं बच्चों के साथ बातें करना, उनको पढ़ाना को मैं पसंद करता हूँ। जब मेरा संघर्ष का दौर था, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, उस समय एक दौर ऐसा था राजस्थान के जयपुर शहर में कोचिंगों का बहुत बड़ा दौर था। आज तो कोचिंग केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होते हैं, उस ज़माने में एकेडमिक जो कोर्सेज होते थे, बीकॉम के,
एमकॉम के, ग्रेजुएशन लेवल के, इनके कोचिंग चला करती थी। तो मैं एक दौर ऐसा था कि पूरे दिन में 4 से 5 कोचिंग में जाता था, और एक समय ऐसा आया कि 10 से 12 सब्जेक्ट में पढ़ाया करता था। और इकोनॉमिक्स मुझे पढ़ाना इतना अच्छा लगता था क्योंकि उसको व्यवहार में, वो जीवन में आत्मसातीकरण होता है। और जब भी इकोनॉमिक्स के डायग्राम पढ़ाया करते थे तो इतना ज़्यादा मैं उसमें डूब जाता था, और मेरे साथ मेरे जो बच्चे थे जिनको पढ़ाता था, उनकी आंखों में देख करके लगता था कि हाँ, उनके चेहरे में एक चमक आ गई। तो वो एक दौर जो था बहुत ही खुशनुमा था, क्योंकि बच्चों की आंखों में अगर आप कक्षा में खड़े हो बतौर शिक्षक और आपको लगे कि उनकी आंखों में आपके लिए खुशी उमड़ आई और आपकी उनके चेहरे पर खुशी उमड़ आई, तो लगता है कि हाँ, मेरा जो पढ़ाने का जो आज का मुझे जो कीमत है बच्चों की खुशी के रूप में मिल चुकी है। तो मैं बतौर शिक्षक मुझे बहुत आज भी अच्छा लगता है, उस दौर में भी बहुत अच्छा लगता है। आरएएस ऑफिसर बनने के लिए कहाँ से प्रेरणा, किसे देखा, क्या हुआ? ऐसी कोई प्रेरणा नहीं मिली। मैं पहले कह चुका हूँ कि सेल्फ अंदर से एक इंट्यूशन आया कि आगे बढ़ना है, क्योंकि सरकारी सेवा में तो हम आ गए थे, लेकिन वो हमारी मंजिल नहीं थी, उससे कहीं और आगे जाना था। तो और आगे जाने के वजह से कि भाई कोई और अच्छा करेंगे, फिर मैंने ये जो आरएएस की कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें हमने भाग लिया और यहाँ तक का सफलता। तो ये एग्ज़ाम देते समय भी लिखते थे आप? लिखने का मेरा जो, मैं पहले आपको कह चुका हूँ कि जब मैंने 10-11 साल का था तब से लेखन का एक दौर चला था। वो जब एग्जाम दिए उस दौर में मैं लिखता था, और आज भी मैं लिखता हूँ। अच्छा, मतलब लिखने की कड़ी कभी टूटी नहीं? कभी नहीं टूटी, कभी नहीं टूटी। आपने कई बातें कही, कई चीज़ें कही। आरएएस का एग्ज़ाम फाइट करना किस तरह का संघर्ष रहा, किस तरह की पढ़ाई आपने की, थोड़ा संक्षेप में आप बताएं, क्या स्ट्रगल रहा उस पर? स्ट्रगल बहुत रहा, कोई ऐसी प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। दूसरा, आजकल जो ये मार्केट में बटा पड़ा है किताबों से, बुक्स से, इतनी सुविधाएं हो गई, वो नहीं थी। खुद ही बुक्स लाइब्रेरी में सर्च करना है, उन किताबों को पढ़ना है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जो हुआ करती थी, वो लाइब्रेरी सुबह 9 बजे खुलती थी और शाम को 7 या 8 बजे बंद हो जाती थी। तो हमें उससे ही पूरा वो ही होता था कि उसके आगे भी हम पढ़ें। तो यहाँ यूनिवर्सिटी में एक मानवीय की पीठ है, ह्यूमैनिटी ब्लॉक, वहाँ का इकोनॉमिक्स जो डिपार्टमेंट है उसका एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था। हम लोग वहाँ के जो चौकीदार थे उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करके, उसमें कई मेरे मित्र और भी थे, हम रात को फिर वहाँ बैठ करके पढ़ते थे। कई दिन तो रात के 2-2 बजे तक हम लोग पढ़ा करते थे। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं था कि वहाँ से आपको मटेरियल मिल गया, ये मिल गया। तो सिलेबस को सामने रख करके उसके अकॉर्डिंग जो है बुक्स को, मटेरियल को इकट्ठा करके, नोट्स बना करके फिर तैयारी करी। और तैयारी करने के दौरान कई तरह के जो दूसरे संघर्ष हैं वो सभी को झेलने पड़ते हैं। रूल्स तोड़े आपने? आज तो रूल्स की पालना करवाते हैं, लेकिन पढ़ाई के दौरान कुछ रूल्स तोड़े? पढ़ाई के दौरान कहीं कोई रूल्स नहीं तोड़े गए, ना मैं आज तोड़ना पसंद करता हूँ। केवल पढ़ने का मतलब है आपको पढ़ाई करनी है, और अगर आप इसके बीच में कहीं कोई दूसरी चीज़ को लाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको एक, आपका जो गोल है, जो भटकाव है, उस भटकाव की स्थिति आएगी। हाँ, हर चीज़ का एक दौर है। जब आपको पढ़ाई करनी है तो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, और जब आपको गपशप मारनी है किसी के साथ, दोस्तों के साथ, तो उस समय आप गपशप मारें। जब आपको अपने परिवार के साथ बैठना है तो आप परिवार के साथ बैठें। तो मैं आज भी ये कहता हूँ सभी को कि जब आप जिस काम को परफॉर्म कर रहे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, न केवल पढ़ाई का बल्कि खेल कूद का। आज के बच्चे हंसना भूल गए, आज के बच्चे आपस में बातें करना भूल गए। तो जब आप बात कर रहे हो ना, तो वो समय केवल बातों के लिए आप निकालें। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल और केवल पढ़ाई के लिए निकाल रहे हैं। आज मोबाइल का ज़माना आ गया, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। हम ये नहीं कहते हैं कि इसको मत देखिए आप, लेकिन आप अपने लिए एक समय नियत कीजिए कि मुझे आधा घंटा, पौन घंटा इसमें से कंटेंट को देखना है। कि ऐसा नहीं कि हम खाना खा रहे हैं और खाना खाते वक्त भी हमारे हाथ में मोबाइल हो, हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और हमारे हाथ में मोबाइल हो। तो ये समझौता कभी नहीं होना चाहिए, और व्यक्ति को अपने लिए एक कंडक्ट जो है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको अपने निजी जीवन में भी लागू करना चाहिए। तो वो मैं इस बात का पक्षधर हूँ।
आपने कहा कि जब आप पढ़ाई करते थे तो सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती थी जितनी सामग्री आज के समय, लेकिन आज के युवाओं का ये शिकायत रहता है कि आज इतनी सामग्री हो गई कि पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आज के युवाओं को भी मैं जब भी मिलते हैं उनको यही मैं एक सीख देता हूँ कि 100 किताबें मत पढ़ो आप। एक ऑथेंटिक 1 या 2 बुक्स आप पढ़िए और उन बुक्स में तमाम चीज़ें आती हैं। अगर आपने 100 किताबों से अपने आप को अपना भारी अपने ऊपर वजन कर लिया तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो बुक्स ज़्यादा पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं है। कंटेंट अगर आपको कोई नया मिले कहीं भी उसको आप ज़रूर उसको देखें, लेकिन ज़्यादा किताबें पढ़ने से किसी का सिलेक्शन होगा या बहुत ज़्यादा वो योग्य हो जाएगा, वो कहीं नहीं है। किताब एक पर्याप्त है और उसके अलग अलग शाखाएं बन गई। तो हमने आज क्या कर लिया, अपने आप को इतना ज़्यादा ओवर बर्डन कर लिया, बच्चों ने इतना ओवरलोडेड हो गए कि हम कोचिंग भी कर रहे हैं, हम दुनिया भर की मैगजीन्स भी पढ़ रहे हैं, हम बुक्स भी पढ़ रहे हैं, हम नोट्स भी पढ़ रहे हैं। तो मैटर वही का वही और ये तक हो चुका है कि गूगल बाबा का ज़माना आ गया। गूगल बाबा कुछ और कह रहे हैं, जो राइटर हमारे और कह रहे हैं। जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, बुक्स तो पढ़ते नहीं, ऑथेंटिक बुक्स तो पढ़ते नहीं, जो पढ़ रहे हैं वो गाइड पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं। तो केवल 1 या 2 किताब पढ़िए उस विषय विशेष की और उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी अपना एक दौर अब आ रहा है। वो कहाँ तक, अभी तो प्रयोग के तौर पर है, वो आगे होगा। लेकिन मैं जो बच्चे हैं चाहे वो किसी भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं तो उनसे यही मेरा रहेगा कि ये एआई का ज़माना तो आएगा, लेकिन जो चीज़ें आपके पास में उपलब्ध हैं, जो सामग्री आपको कंटेंट जो बुक्स के जरिए मिल सकता है, अच्छी किताबें पढ़ने से मिल सकता है, उसका आज भी कोई मुकाबला नहीं है, आने वाले समय में कोई मुकाबला नहीं। आपकी बात ठीक है सर, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर आपकी ही बुक है जो ऑनलाइन है, उस बुक को समराइज करके एक पेज में आपको दे देगा कि आपको ये पढ़ना है, इसमें से इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारी चीज़ आपको एज अ असिस्टेंट आपके लिए काम करके देगा। तो वो गलत है, सही है, क्योंकि लोग किताबों से दूर हो रहे हैं ऐसी चीज़ों से, क्या कहना चाहिए? आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन बतौर लेखक मैं अगर एक बात करूं तो ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है। क्योंकि जब बतौर लेखक हम किसी भी पुस्तक को हम लिख रहे हैं तो उसका न केवल एक पन्ना बल्कि उसका प्रत्येक वाक्य, उसका प्रत्येक शब्द और उसका प्रत्येक जो अक्षर वर्ड है, उसको जो एक लेखक है वो जीता है। एक 200 पेज की पुस्तक है। अब आप एआई के जरिए आप कहें कि हम 200 पेज की पुस्तक को केवल समराइज कर दें 5 पेज में, तो वो नहीं होगा। वो तो ये होगा कि अगर आपको 90 साल जीना है और कोई कह दे कि 90 साल के जीवन का हम पूरा का पूरा आपका सार केवल वो 5 घंटे में देते हैं, तो वही बात होगी। तो जो पुस्तक का पूरा एक मर्म है, पुस्तक को पढ़ करके हर पेज में, हर एक अक्षर में नई धारणा होती है, नई विचारधारा होती है। और आप अगर पुस्तक पढ़ेंगे, उन पुस्तकों को आप खुद पढ़ेंगे, तो आपको हर बार, जितनी बार भी आप पढ़ेंगे, उतनी बार आपको नई चीज़ मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, नई सीख मिलेगी। आपको नहीं लगता कि एआई ने जिज्ञासूपन खत्म कर दिया? बिल्कुल ख़त्म कर दिया। एआई ने केवल बिल्कुल मटेरियल पका पकाया माल आपको मिल गया। एक तो आप खुद उस चीज़ को बनाएं। उस चीज़ को बनाने से पहले आपके मन में जो एक उत्साह होता है कि मैं इसको इस तरह बनाऊंगा, इस तरह इसको प्रिपेयर करूंगा, फिर लोगों को अच्छा लगेगा, ये जो चीज़ें थी वो चीज़ें ख़त्म करके केवल ये आ गया कि रेडीमेड चीज़ आ गई। तो उसका कोई ये लगता नहीं कि फ्यूचर में कोई अच्छा उसका उपयोग होगा। एसडीएम, एडीएम जैसे पदों पर रहते हुए चुनौतीपूर्ण दौर कौन सा रहा? चुनौतीपूर्ण दौर एसडीएम और एडीएम की पदों पर बहुत सारे हैं। चुनौती हर दिन की नई चुनौती होती है। आम जनता की अपेक्षाएं आपके ऊपर होती हैं। सरकार की जो रीति नीति है उसको संचालित करने की चुनौती आपके ऊपर होती है। आपके जो सहयोगी आपके साथ में जो काम कर रहे हैं उनके साथ में काम करने की चुनौती होती है। आपके जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो डायरेक्शन दिए जाते हैं उनकी चुनौती होती है। तो इन पोस्टों पे काम करते हुए भले प्राइम पोस्टिंग होती है, प्राइम पोस्ट है, लेकिन जितनी ज़्यादा दूर से अच्छी लगती हैं उतना ही ज़्यादा उनमें कई तरह के चैलेंजेस हैं। लॉ एंड ऑर्डर का एक सबसे बड़ा इशू आता है और सबसे अच्छा अधिकारी वो माना जाता है जो अपने कार्य क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सफल हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसे चैलेंजेस आते हैं
कि आपको पता नहीं होता कि इसका आगामी दुष्परिणाम क्या होगा। उस समय आपने क्विक डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया, और वो निर्णय आपका दूरगामी निर्णय होता है। तो वो कई बार चैलेंज जाते हैं, हम पहले से उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते, तैयार नहीं होते, मौके पे गए, कहीं लोगों ने बहुत सारा हंगामा कर दिया, तो किस तरह से उनको मैनेज करना। तो डे बाय डे की नई नई चुनौतियां इस नौकरी में आती हैं, पहले से चल करके नहीं आती हैं, पहले से तैयार नहीं होती हैं, बल्कि चुनौतियां आती हैं हर बार। उन चुनौतियों से कैसे हमको पार पाना है, ये उस अधिकारी की सफलता कहलाती है। एडीएम आप रहे टोंक के अंदर, सवाई माधोपुर में भी आप रहे, पब्लिक डीलिंग आपको करनी पड़ी थी, डेली बेसिस पे पब्लिक आती, कभी कोई कैसा आ रहा है, कभी कोई धरना देने वाले भी आ रहे हैं, अलग अलग तरह के लोग आते हैं, ऐसे में कभी गुस्सा फूटा नहीं आपका? जो भी अधिकारी उस कुर्सी पे बैठा है, उस कुर्सी पे बैठ करके उसको ये सोचना चाहिए कि आज तो वो उस चेयर पे बैठा है, लेकिन आपके सामने जो आने वाला जो फरियादी है, कल आप हो सकता है कि उसकी जगह थे, या आने वाले समय में आप उसकी जगह होंगे। इस विचार को मन में रख करके हमेशा मैंने पब्लिक डीलिंग की है। और जो आने वाला व्यक्ति है, भले उसका काम आप मत करो, क्योंकि काम तभी करोगे जबकि नियम में होगा, लेकिन उसे संतुष्ट करके उसको सही जवाब देना, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आप पदों पर रहते हुए भी आप लिखते रहते थे, तो कभी ऐसा हुआ किसी मीटिंग के अंदर आप छुपके से कुछ लिख रहे हैं और पकड़े गए? मैं पहले कह चुका हूँ कि मैंने कभी इस तरह से समझौता नहीं किया। जब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ अपना सरकारी दायित्व का, तो पूरा मनोयोग से मैंने उस दायित्व को निभाया है। कभी ऐसा नहीं आया मौका कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे सरकार का काम करना है और मैं अपनी कविता या कहानी लिखने लग जाऊँ, ऐसा मौका कभी आया नहीं, ना आएगा। तो प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ एक एज अ साहित्यकार किस तरह आपने भूमिका बनाई, किस तरह से टाइम मैनेज किया? टाइम मैनेज तो बहुत ही आसान है, और सबसे ज़्यादा आज के दौर में बहुत मुश्किल भी है। हमारा ये 24 घंटे का हमारे पास में समय होता है, उसमें से हमारे परिवार के लिए भी समय है, हमारे मित्रों के लिए भी समय होता है, और हमारे जिस जॉब से हम जुड़े हैं उसके लिए समय होता है। उसके बाद बचता है हमारे खुद के लिए समय। अब वो खुद का जो समय है, स्वयं का समय है, उसे आप चाहें तो किसी बातचीत में, वाद विवाद में लगा दें, मित्रों के साथ बिना अंतहीन जो बातें हैं उनके साथ लगा दें, या फिर आपकी रचनात्मकता का जो अंदर से भाव है उसके लिए लगा दें। तो मैं जो समय मेरा बचता है, ऐसा समय, उसमें मैं अपनी रचनाशीलता को आगे बढ़ाता हूँ। ओके, तो पत्र लेखन जैसी गुम होती हुई विधा को आपने पुनर्जीवित करने का काम किया है, इसका विचार कैसा है, किस तरह से आपने ग्राउंड? इसका विचार बहुत पहले से था, लेकिन 2018 में जब मैं पीपलू में मेरा पोस्टिंग था, तो शिक्षक दिवस के दरमियान ये बात आई कि आज का जो युवा है भटकाव की स्थिति में है, उस युवा को कोई राह पर अगर ला सकता है तो वो शिक्षक है। तो शिक्षकों की से क्यों नहीं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको पत्र लिखाया जाए। तो ये विचार आया, और पहली जो पाती हमारी स्टार्ट हुई, गुरु की पाती शिष्य को, यानी कि गुरु यानी टीचर अपने स्टूडेंट्स को पत्र लिख रहे हैं, जीवन की दिशा उसको बतला रहे हैं। तो धीरे 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 ये कारवां बनता गया, और आज बहुत आगे तक ये कारवां हमारा जा चुका है। ओके, तो इंटरेस्ट लेते हैं स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आज आप देखेंगे कि अभी तक 21 प्रतियोगिताएं इस पाती मुहिम में हमने कंडक्ट करी हैं, जिसमें से 3 लाख पत्र लिखाए जा चुके हैं। इन 3 लाख पत्रों में से अकेले 2.5 लाख जो चिट्ठियाँ लिखी हैं, पत्र लिखे हैं, वो स्कूलों के जो विद्यार्थी हैं, कॉलेजेस के जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने लिखे हैं। और एक बहुत खुशनुमा जो बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स की जब कोई मैरिज एनिवर्सरी आती है, उनका बर्थडे आता है, दिवाली आती है, नया साल आता है, तो उनको चिट्ठियाँ लिख करके वो अपनी जो है उनके साथ में वो बातें शेयर कर रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव था, उस विधानसभा चुनाव में हमने एक आह्वान किया स्कूली बच्चों से कि आप अपने पेरेंट्स को चिट्ठी लिखिए, आप कि वो घर नहीं बैठे हैं जिस दिन वोट कास्ट होता है, वो घर से उठ करके जाएं। तो अकेले चूरू जिले में 1,66,000 स्कूली बच्चों ने अपने पेरेंट्स को पत्र लिखे कि आओ आप घर नहीं बैठे, उस दिन 25 नवंबर को वोट डालने जाएं। आपके टोंक जिले में, अकेले टोंक जिले में 98,000 जो बच्चे थे, स्कूली बच्चे, उन्होंने पत्र के माध्यम से अपने पेरेंट्स का आह्वान किया कि आप घर मत बैठें,
बल्कि उस दिन ब्रॉडकास्ट करने जरूर जाएं। तो बच्चों में बहुत बड़ा एक बदलाव भी आया है और बहुत बड़ा रुझान भी हुआ है। 10,000 पत्र आपको मिले थे जब पहली प्रतियोगिता आपने करवाई। उस पहली प्रतियोगिता का कोई एक ऐसा पत्र जो आपको आज भी अंदर से हिला देता है कि यार ये क्या लिख दिया है इस बच्चे ने, कुछ बताना चाहिए? मैं टोडा राइसिंग में था जब कोरोना काल से पहले की बात है ये। हमने इसी प्रयोग के तौर पर स्कूली बच्चों को इकट्ठा किया और उन स्कूली बच्चों से टोडा राइसिंग में पार्क में पत्र लिखवाए। उन में से एक जो बच्ची थी लामा कला की, उसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, उसके पत्र को आप पढ़ेंगे कि पढ़ करके बड़ा उसमें भाव विभोर कर देने वाला पत्र था कि अपने पिता के लिए वो कहती है कि आप हमारे लिए दिन भर कितना करते हो, आप टाट पर सोते हो, हमें गुदड़ी पर सुलाते हो, और आप जब बाजार जाते हो मिठाई नहीं ला पाते तो मिठाई के बदले आप हमारे लिए गुड़ ला करके कहते हो कि इसको मिठाई समझ करके खा लेना। तो ये बड़ा मार्मिक पत्र था कि एक 7वीं क्लास की पढ़ने वाली जो बालिका है, बच्ची है, जिसको हम बच्चे समझ करके उनकी बातों पर गौर नहीं करते, वो इतना कुछ अपने एक पिता के लिए सोचती है। तो शायद ये बहुत बड़ा एक फर्क है इस बात मुहिम का। रिश्तों की आँच, ये कैसा रिश्ता, बापू की चिट्ठी, तमाम आपने उपन्यास लिखे, इनके पीछे की प्रेरणा क्या थी? पीछे की प्रेरणा तो हम जब भी अपने आसपास का जो परिवेश देखते हैं, आए दिन कई लोग हमारे संपर्क में आते हैं और हम पढ़ते हैं, अपने परिवेश में देखते हैं, वहीं से कोई ना कोई पात्र मिल जाता है और ये लगता है कि हाँ, इसके जीवन में अंदर तक उतर जाना चाहिए। और फिर वो कब जाने कहानी बन जाती है, कब उपन्यास बन जाता है, खुद को ही पता नहीं होता। पापा फिर कब आओगे बहुत पॉपुलर हुआ था, क्या है ऐसा उस उपन्यास में? उस कहानी संग्रह में 11 कहानियां हैं, पापा फिर कब आओगे, जो इसकी शीर्षक कहानी है। बड़ा संवेदनशील कहानी है। एक ऐसी बालिका की कहानी है जो जिसके पेरेंट्स उसको बचपन में हॉस्टल डाल देते हैं और आज एक फैशन सा बन चुका है। हर माँ बाप अपने बच्चों को हॉस्टल डालने की ये कोशिश कर रहा है, लेकिन उस बच्चे के बचपन से आप पूछें, उसके मन से पूछें कि वो बच्चा अगर आपसे बिछुड़ करके किसी दूर दराज हॉस्टल में जाता है तो वो ठीक है, पढ़ लेगा, लिख लेगा, वो अच्छा आगे कुछ कर भी लेगा, लेकिन जो उसका जो मनोगत भाव है, उसका जो बचपन है, वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर टूट जाता है। तो इसमें एक बच्ची है जो पहाड़ों से आती है और हॉस्टल में आ जाती है, उसके कई तरह के उसको वहाँ अनुभव होते हैं और वो जब उसके पापा छोड़ने उसको आते हैं हॉस्टल में, तो वो जब दूर जाती हुई उस गाड़ी को देखती है, पिता को देखती है, तो वो फिर उसके मन में ये ख्याल आता है कि पापा फिर कब आओगे। और इसका बड़ा बीच में स्थिति आती है कि पापा फिर कभी नहीं आते, उसके पापा उसको मझधार में छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये बड़ी मार्मिक कहानी है और इस कहानी को बहुत सराहा गया। 3 संस्करण इस पुस्तक के अब तक आ चुके हैं और इसके अलावा उसमें स्त्री विमर्श की कई सारी कहानी है। मीरा कहानी आप पढ़ेंगे, भावना एक कहानी है वो पढ़ेंगे आप, वापसी उसमें कहानी है, साइकिल की आत्मकथा मनोवैज्ञानिक कहानी है, पेड़ की आत्मकथा ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो सभी जो कहानियाँ हैं वो बहुत ही आसपास की संवेदनाओं को देखते हुए, समझते हुए वो लिखी गई। तो ये जो कहानी आपने लिखी कि पापा फिर कब आओगे और बच्ची की जो आपने बात कही, तो ये कहीं ना कहीं आपकी रियल लाइफ से जुड़ती है? मेरे रियल लाइफ से कहीं नहीं जुड़ती। मैं बस खड़ा था एक जगह बस स्टैंड पर और तो मैंने उस बच्ची को, जब उसके पिता उसको छोड़ करके जाते हैं और उसकी आंखों में मैंने पढ़ करके ये महसूस किया कि वो बच्ची कितना सोच रही है, क्योंकि अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए मुंह से बोलना कोई जरूरी नहीं है। तो वो बच्ची रियल में थी? वो रियल में बच्ची थी। ओके। और वो बस फिर वो कहानी बन गई। तो वो काल्पनिक कहानी बना दी जो रियल में आपने देखा, काल्पनिक और यथार्थ का एक मिला जुला, क्योंकि कल्पनाशीलता भी तभी आएगी किसी भी रचनाकार में जबकि वो कुछ न कुछ अपने आसपास वो देखेगा। आपके उपन्यासों का जो शोध हो रहा है यूनिवर्सिटीज में, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब ये लगता है कि भाई आपके उपन्यास
लोगों के द्वारा आपके उपन्यास ही नहीं बल्कि जो भी मेरे कहानी संग्रह है, जो भी ये नॉवेल्स हैं या ये संस्मरण है, इवन जो हमने पाती मुहिम चला रखी है, इनको भी जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के शोध में उसको केंद्र में रख रहे हैं। ये बहुत ही आत्मगौरव की अनुभूति होती है कि केवल हम लिख नहीं रहे हैं, लोग उसको पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि यूनिवर्सिटीज के द्वारा उसको बोर्ड के द्वारा जो रिसर्च कमेटी है वो कमेटी इस लायक मान रही है उन पुस्तकों को कि उन पर शोध हो। तो ये बहुत बड़ा खुशी की बात है, बहुत अंदर से बहुत अच्छा लगता है। पूरे भारत में आपकी किताबें पढ़ने को आ रही हैं, लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपके परिवार के लोग भी आपकी बुक्स को पढ़ते हैं अंदर तक, या उसकी बिल्कुल पढ़ते हैं। मैं बताना चाहूँगा, मैंने जिक्र भी किया कि मेरे परिवार में मेरी माँ जब तक थी मुझे लिखने की प्रेरणा मेरी माँ ने ही जो है दी थी। मैं आज जो भी हूँ, जैसा भी लिखता हूँ, वो मेरी माँ ने मुझे प्रेरित किया था। मेरी जो पत्नी है डॉक्टर मीना सिरोला, जो खुद एसोसिएट प्रोफेसर है वनस्थली विद्यापीठ में शिक्षा संकाय में, तो मेरी हर एक रचना को वो बहुत ही बारीकी से पढ़ती हैं। न केवल पढ़ती हैं बल्कि उनकी एडिटिंग में बड़ा उनका योगदान रहता है कि यहाँ ये कमी रह गई या इसको एक्सेस हो गया, इसको हम और ज़्यादा सही करें। तो इवन जो टाइटल जो सेलेक्ट की बात आती है किसी भी उसकी सब्जेक्ट की, वो भी उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरे दोनों बेटे वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनकी अपनी एक अलग लाइफ है, लेकिन जब भी बात आती है तो बहुत पसंद करते हैं और पढ़ते हैं। मेरे भतीजे भतीजियाँ, मेरे घर में पूरा ऐसा माहौल है कि केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरी पत्नी नहीं बल्कि जो भी मेरे परिवारजन है सभी उन रचनाओं को पढ़ते हैं, मुझे प्रेरित करते हैं। ओके, आज की पीढ़ी को लेखन जैसी विधाओं के अंदर आपको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, किस तरह से इंटरेस्ट डेवलप करते हैं? हम जब स्कूलों में जाते हैं तो जो नई पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, उनको ये कहा जाता है कि लेखन एक ऐसी विधा है जो आपको कभी भी उम्र का आयु का एहसास नहीं कराने देता। हमेशा व्यक्ति जवान रहता है। वो कैसे रहता है? जैसे मैंने कोई एक मनोगत भाव लिखा, जैसे मैं वो पापा फिर कब आओगे, उस बच्ची की बात कर रहा हूँ, वो 6ठी क्लास में या 5th क्लास में मुश्किल से रही होगी। तो आप जब उसकी मनोगत बात लिख रहे हैं, आपको वहाँ बच्चा होना पड़ेगा। और जब मैं पृथ्वीमर्श पे लिखता आता हूँ, शांति पथिका मेरा एक नावल है, वो पढ़ेंगे, वसियत पढ़ेंगे, रिश्तों की आज पढ़ेंगे, ये कैसा रिश्ता, जितने भी उनमें अलग अलग तरह के अलग अलग आयु वर्ग के किरदार हैं। तो ये जब वो लेखक के बतौर उसको लिखता है तो खाली वो लेखक नहीं है, बल्कि वो खुद एक पात्र बन करके उसको जीना पड़ता है। खाली ये नहीं कि हमने पेन उठाया, कागज उठाया और उसको हमने लिख दिया कागज पर। हमें जब हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, लिखते वक्त हमको उसके पात्र के अंदर परकाया प्रवेश करना पड़ता है। तो मैं जो लेखक हैं, आज के जो भी युवा हैं, जो भी लिख रहे हैं, उनको हमेशा ये कहता आया हूँ कि आप जब भी लेखनी उठाएं तो लेखनी उठाते वक्त कभी ये गुमान नहीं करें, ये घमंड नहीं करें कि मैं लिख रहा हूँ। आप कुछ नहीं लिख सकते, आप एक शब्द भी नहीं लिख सकते, आपको बरसों लिख जाएंगे एक पेज लिखने के लिए। आप उपन्यास की बात कर रहे हो, केवल माँ सरस्वती आपसे लिखवाती है, बिना पानी लिखवाती है। उसकी कृपा अगर आपके ऊपर रहेगी तब आप लिख पाओगे, अदरवाइज लिख नहीं पाएंगे। तो सर कहीं ना कहीं बातें सोशल मीडिया पे आकर रुक जाती है। एज अ साहित्यकार, साहित्य के क्षेत्र में सोशल मीडिया के इस ज़माने में किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है एज अ साहित्यकार की साहित्य उद्देश्य से आगे बढ़ाए? समस्याएं बहुत सारी हैं। सोशल मीडिया के ज़माने ने लोगों को पढ़ना और लिखना भुला दिया, क्योंकि जो पहले कलम से आप लिखते थे वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आपने अपना जो भी आपके पास गजेट है उसको उठाया और लिख दिया। पढ़ने के लिए जो पहले पुस्तकें थी, लाइब्रेरी आपको जाना पड़ता था, आज वो सब लाइब्रेरी आपके मोबाइल में आ चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह की समस्या है। लेखकों के सामने भी चुनौती है, पाठकों के सामने भी चुनौती है, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया में कुछ ऐसी जो कंटेंट हैं, बुक्स हैं, वो नहीं आ पाती, लेकिन किताबें अच्छी होती हैं। तो पाठकों को भी एक तरह का चैलेंज है और लेखकों के लिए भी चैलेंज। ठीक है, तो ये जो चुनौती आती है, इसको सुधारने के लिए क्या कुछ प्रयास करने चाहिए? इसको सुधारने के लिए तो यही प्रयास है कि हम बतौर लेखक अच्छा लिखें और लिख करके उसकी मार्केटिंग अच्छी हो, लोगों के बीच में वो चीज़ जावे, शिक्षण संस्थाओं में उन पर चर्चा परिचर्चा हो, उन पर सेमिनार हो और उसके जरिए आए कि हाँ, ये जो लिखा गया है इसको
जरूर पढ़ा जाना चाहिए। आपको नहीं लगता आज के इस समय में साहित्य जो है वो समाज को संवेदनशील बनाने की अपनी भूमिका खो रहा है? हाँ, कई बार लगता है, कई बार नहीं भी लगता है। लगता है इसलिए है क्योंकि आज जो लेखन हो रहा है, पहले भी होता था, उसमें व्यावसायिकता का पुट ज़्यादा आ गया। ओके। व्यावसायिकता का पुट का ये मतलब है कि हम जो लिख रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि मेरा इसमें क्या नफ़ा, क्या नुकसान है। तो ये मानसिकता ये करके हम चलेंगे तो फिर उससे कहीं ना कहीं संवेदनशीलता का दूर दूर तक वो चले जाएगी। एक लेखक को संवेदनशील होना ही जरूरी नहीं, बल्कि उसकी जो लेखनी है, उसके जो चरित्र चित्रण है, उसमें संवेदनाएं आनी चाहिए, ताकि उसको पढ़ करके जो पाठक है या जो आमजन है, उसके मन में संवेदना का भाव जागृत हो। आपकी अगली किताब, अगला साहित्य क्या होगा? मेरा अगला किशोर अवस्था पे, मैंने अभी तक तो मेरे वृद्धावस्था पे काफ़ी उपन्यास आए हैं वर्जनर्स पर। अब जो नया जो प्रयोग मैंने किया है, बिल्कुल अभी वो आने वाले है, अगले 2025 में आ जाएगा। टाइटल भी है उसका भावेश की डायरी। आज आप देख रहे हैं, मैं आपको ये थोड़ा सा विस्तार करके बताऊंगा कि आज हमारा जो समाज है वो दो छोर में बट चुका है। एक और हमारा बचपन है, यानी कि हमारे बच्चे हैं, हमारा युवा है, और एक और किनारे पे बैठा हुआ हमारा बूढ़ा व्यक्ति, यानी कि घर का मुखिया है। ये दोनों हाशिए पर आ चुके हैं। बच्चे हाशिए पे इसलिए हैं क्योंकि बच्चों की अपनी खुद की चाहत नहीं, उनके खुद के सपने नहीं है। बच्चा क्या देखेगा, क्या वो पढ़ेगा, कहाँ वो एडमिशन लेगा, कौन सी जगह कोचिंग करने जाएगा, उसको आगे बढ़कर क्या बनना है, क्या करना है, ये तमाम चीज़ें पहले से माता पिता तय करते हैं। उसका खुद का अपना खुद की सोच नहीं है। और वही बच्चे अगर वो माता पिता की कहने पे जब वो बच्चे आगे बढ़ते हैं, करते हैं, तो उनके अंदर संवेदनाएं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि उनको रिश्ते नातों से दूर रखा जाता है। तो दो चीज़ें आती हैं आगे चल करके। एक और तो या तो बच्चा बहुत आगे सक्सेस हो जाएगा, माता पिता के जो सपने थे उन सपनों को उसने पूरा कर लिया, पूरा करके वो घर में नहीं रह करके कहीं दूर चला जाता है जी। और वो माता पिता जीवन भर उस बच्चों को सफलता का स्वाद चखाने में जिन्होंने अपनी पूरी गाड़ी कमाई लगा दी, वो बुढ़ापे में आकर के केवल देहरी पे बैठ करके उसकी बाट जोते रहते हैं कि वो कब आएगा कब आएगा, वो वापस लौट करके नहीं आता। तो वो हमारा जो ओल्ड एज का जो व्यक्ति है वो बिल्कुल एक तरह से इसलिए हाशिए पर आ चुका है क्योंकि बुढ़ापे में उसकी मनोगत भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं। और दूसरा जो बच्चों के साथ में जो कुठाराघात हो रहा है वो ये हो रहा है कि कई बच्चे उतना बड़ा प्रेशर नहीं झेल पाते, माँ बाप का कह दें, परिवार का कह दें, टीचर्स का कह दें, या अपना पीयर ग्रुप का कह दें, वो आगे सक्सेस नहीं हो पाते जिस रास्ते उनको चला जाते हैं और बीच में ही अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं। तो इससे द्वंद्व के बीच में एक उपन्यास मेरा आ रहा है, भावेश की डायरी। उसमें इन्हीं तमाम बातों को लेकर के पूरा इसका ताना बाना बना दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो भावेश की डायरी है वो किशोर अवस्था और वृद्ध अवस्था के लोगों के बीच में जो दायरा है उसको कम करने का प्रयास है। बिल्कुल कम करेगी, क्योंकि उसमें अगर उसकी डायरी के पन्ने आप पढ़ेंगे, प्रत्येक माँ बाप पढ़ेगा, तो शायद मैं समझता हूँ कि ऐसी गलती नहीं करेगा वो जो आज हम लोग पूरी गलती कर रहे हैं अपने बच्चों पर अपने सपने थोपने की। वो मैं समझता हूँ कि उस उपन्यास को पढ़ करके तो कम से कम नहीं करें। ओके। अगर आपके जीवन पर कोई किताब लिखी जाए तो उसका टाइटल क्या होगा? टाइटल तो टाइटल का जो जिम्मा होता है, टाइटल तो मैं नहीं बता पाऊंगा, जो लिखेगा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो डायमेंशन अलग अलग हो सकते हैं। एक टाइटल को तय करने के लिए किस तरह की रूपरेखा बनाई जाती है? कैसे टाइटल तय होता है? रूपरेखा पहले नहीं बनाई जाती। टाइटल जब हम उसको पढ़ते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लिखते हैं, फिर उसको पढ़ा जाता है, उसको एडिटिंग की जाती है, फिर उसकी जो मूल जो आत्मा है वो निकाल करके कि वो कम शब्दों में आ जाए, वो चीज़ें उसमें समाहित होती तब टाइटल बनता है। आप कुछ सवाल जो रैपिड फायर के तहत आते हैं, एक शब्द एक जवाब। जी। प्रशासन में रहते हुए सबसे मुश्किल काम क्या है? फाइल्स या फोन कॉल्स? फाइल्स को मैनेज करना। साहित्य के रूप में आपकी प्रेरणा कौन है? मुंशी प्रेमचंद। आप किस विषय पर कभी कोई किताब नहीं लिखेंगे? ऐसा विषय जो समाज में विद्रूपता पैदा करे, अश्लीलता पैदा करे, उस पर कभी नहीं लिखते। स्पेसिफिकली बता सकते हैं?
महिलाओं के चरित्र हनन को लेकर के कई कुछ बहुत सारा लिखा गया है। महिला तो एक देवी के रूप में हम लोग मानते हैं, तो उसके चरित्र पे कभी कोई ऐसा लांछन लगे, मेरी लेखनी उस पर नहीं चलेगी। भारतवर्ष में कोई एक ऐसी जगह जहाँ पर बैठ कर के लिखना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मेरे गांव का जो मेरा आंगन में आम का पेड़ है, जो एक बुजुर्ग के तौर पर मुझे बहुत सुकून देता है, उसके नीचे बैठ करके मैं लिखना पसंद करूँगा। ओके, अब चलते हैं टोंक शहर की तरफ, जहाँ से आपका साहित्य के रूप में आपका करियर शुरू हुआ, साहित्य क्षेत्र में आपकी शुरुआत हुई। आपकी नज़र में क्या है टोंक? मेरे नज़र में टोंक महज एक जिला मुख्यालय नहीं होकर के गंगा जमनी तहजीब का एक शहर है, और जो इस शहर में रच बस गया, वो भले ही वहाँ से किसी कारण से बाहर निकल गया, लेकिन उसके दिलों में टोंक बसता है। तो टोंक मेरे लिए किसी इबादत से कम नहीं है, पूजा स्थल से कम नहीं है। टोंक में न केवल मेरी रोजी रोटी मेरी वहाँ रही, मेरा साहित्यिक सफ़र की बुलंदियाँ चढ़ना वहाँ से शुरू हुआ। इसके अलावा जो लोगों का जो बेपनाह मोहब्बत है, जो वहाँ का स्नेह है, जो वहाँ का प्यार है, वो बहुत कुछ मुझे आज भी अंदर तक ले जाता है। और मैं तो ये तक कहता हूँ कि कहीं ना कहीं शायद पूर्व जन्मों का कोई नाता रहा होगा टोंक के लोगों से, टोंक की धरती से, मेरे लिए पूजा स्थल से कम नहीं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और जन सरोकार मंच टोंक से जुड़े हुए हैं, टोंक के अंदर उनका ऑफिस है, वहाँ आपका आना जाना लगा जी, क्या कहना चाहिए? टोंक में अजीम प्रेम जी एक ऐसा मंच मिल चुका है, जन सरोकार मंच एक ऐसा मंच मिल चुका है लोगों को, तो नए नए लोगों को जोड़ रहे हैं। टोंक का जो साहित्यकार थे वो बिखरे हुए थे, कोई उर्दू में बातें करता है, कोई जो है हिंदी का था, कोई अलग अरबी फारसी वहाँ है। तो वो ये दोनों जो एक संगठन है या समूह हैं, चाहे वो अजीम प्रेम जी कह दें, जन सरोकार मंच कह दें, इन्होंने लोगों को एक छत के नीचे ला करके साहित्य का संवर्धन करने का काम किया। विचार गोष्ठियाँ हुई, किताबों का जो है विमोचन हुआ, उन किताबों में चर्चा परिचर्चा हुई। तो ये किसी भी शहर के लिए, किसी भी शहर के साहित्यिक माहौल को उत्थान देने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और टोंक में ये दोनों जो संगठन है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी अब मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो सुकून मिला, अपनापन मिला लोगों के दिलों में, मैंने देखा जगह जो देखी अपने लिए, वो टोंक देखी। मैं सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा जो जगह है मेरी, वो टोंक है। टोंक के अंदर जैसे बिसलपुर के बारे में भी आपने कई बात कही, तो ऐसा बिसलपुर भी है। बिसलपुर के पास में पंचमुखी बालाजी आता है, कोडा रायसीन में आपकी। इसके अलावा राजमहल है देवली में, बहुत सारी हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें तो वो टोंक ही आती है। पूरा टोंक आपके लिए। एक प्रशासनिक अधिकारी को आमजन से किस तरह से, किस लहजे में बात करनी चाहिए? प्रशासनिक अधिकारी को जब वो बात करे तो उसको पहले सबसे पहले अपना चोला उतार देना चाहिए। जो दिमाग में ये उसकी कहीं अगर ये बात है कि मैं प्रशासनिक अधिकारी हूँ, मैं तो अधिकारी बन गया, तो वो चीज़ उसके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। एक आम व्यक्ति बन कर के बात करनी होगी कि कोई अगर आपसे उम्र में बड़े आ गए तो ये मेरे बाबा हैं, मेरे काका हैं, उनसे किस तरह बात करूँगा, उनसे बात करें। और कोई आपका अगर आपसे उम्र में आगे में छोटा आता है तो उससे भैया मेरा छोटा भाई हो सकता है, मेरा और कोई रिश्तेदार हो सकता है। एक अपनेपन के तरीके से अगर आप उनसे बात करोगे तभी उन लोगों के दिलो दिमाग में आप ज़्यादा लंबे समय तक राज कर पाओगे। आप उपखंडों में भी रहे, टोंक जिले के कई उपखंडों में आपने अपनी सेवाएं दी। वहाँ पे एक काश्तकार भी, किसान भी, कोई भी आता था तो जगह जगह पे आपकी प्रशंसा सुनी है कि आप सबसे ऐसा मतलब अपने परिवारजन की तरह आप मिलते थे, कभी ऐसा लगता नहीं था कि किसी अधिकारी से मिल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों की भावनाओं? बस उसकी भावनाएं उनकी यही है कि ये सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि मैं पहले कह रहा हूँ कि मैं कभी भी प्रशासन अधिकारी का चोला मैंने नहीं पहना। आम जन के बीच में रह करके, उनके बीच में रह करके उनकी मूल जो भावना है वो समझी। कई बार लोगों को लगता है कि रोड जाम कर दिया या घेराव कर दिया, उनकी आप अगर उनके बीच में जा करके उनकी बातें सुनेंगे, उनके दर्द को समझेंगे, आप यद्यपि कर कुछ नहीं सकते तात्कालिक, लेकिन अगर उनको ये
एहसास दिला दिया जाए, ये विश्वास दिला दिया जाए कि हाँ आपकी जो समस्या वाजिब है, मैं इसको आगे तक पहुंचाऊंगा, इसको करूंगा, तो लोग खुद ब खुद जो है आपकी बात मानते हैं और वो सम्मान देते हुए वहाँ से अपना धर्मा भी उठा लेते हैं और आपका पूरा सम्मान देते हैं। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर किस तरह की राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? राजनीतिक चुनौतियों का आज तक कोई जीवन में ऐसी समस्या नहीं आई। मेरे जितने भी जहाँ भी मैं रहा हूँ, चाहे वो वार्ड पंच है, वार्ड मेंबर है, या आपका पार्षद है, या सरपंच ले लें, प्रधान ले लें, विधायक महोदय ले लें, मेरे क्षेत्र में सम्मानित मंत्रीगण भी रहे, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी भी राजनीतिक पदाधिकारी ने मुझे कभी कोई ऐसा कहा हो। हमेशा हमने उनका सम्मान किया, उन्होंने भी भरपूर हमें सम्मान दिया, स्नेह दिया, और आज भी जहाँ भी जो भी मेरे हमारे साथ उस समय जिनके साथ हमने काम किया, उनके क्षेत्र में काम किया, उनका आज भी स्नेह उतना ही है जितना पहले था, शायद आगे आने वाले समय भी उतना ही रहेगा। कभी ऐसी चुनौती, राजनीतिक चुनौती आई। भ्रष्टाचार किसकी गलती से बढ़ रहा है? भ्रष्टाचार आम जन की गलती से बढ़ रहा है। अगर आप ये धारणा बना लें कि मुझे मेरे काम के लिए नियम में जो आ रहा है वो काम मैं शॉर्टकट तरीके से नहीं करूँगा, तो किसी सरकारी मुलाजिम की कोई हिम्मत नहीं कि आपका वो काम करने के लिए आपसे कोई। लेकिन सर, सरकारी अधिकारी भी तो बहुत सी बार आमजन को घुमाते हैं, आज नहीं कल आओ, कल नहीं परसों आओ, ऐसा करके वो इसीलिए घुमाया जाता है कि वो आम जन कई बार गलत काम करवाना चाहते हैं। कई बार जो काम है एक प्रॉपर जो एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके होना चाहिए। वो चाहता है कि मेरा काम आप जो वो शॉर्टकट तरीके से कर दें, और कभी कोई सरकारी कर्मचारी ये रिश्वत मांग की जो बात है वो नहीं कर सकता। अगर आम जन में ये जागरूकता आ जाए, जन जागृति आ जाए कि मुझे मेरा काम तो मैं सही तरीके से करूँगा, तो दोनों तरफ से है। हमें अपने शुचिता का अपने व्यवहार में पालन करना होगा, चाहे हम आम जन की बात करें, चाहे हम अपने सरकारी दफ्तरों की बात करें। कभी किसी ने आपको रिश्वत देने की कोशिश की? ये एक ऐसा प्रश्न है कि जिसका जवाब देना उचित नहीं है। कोशिशें बहुत हुई है, लेकिन मेरे जवाब भी उनको जो थे वो उनसे जाके पूछिए। अच्छा, अब युवाओं पे बात करते हैं थोड़ा। जो युवा साहित्य जगत में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उनको केवल एक ही बात ये रखनी होगी कि अगर आप साहित्य जगत में अपना करियर बना रहे हैं, लेखन के क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हैं, तो सबसे पहले माँ सरस्वती को हमेशा आप अपने जहन में रखें। दूसरा, बहुत जल्द ऊंची उड़ान भरने का जो ख्वाब है ये भी हम छोड़ें। तीसरी चीज़, आप अगर कोई एक कहानी लिख रहे हैं, तो एक कहानी लिखने के लिए आपको 10 कहानीकारों को, 10 कहानियों को आपको पढ़ना होगा। चौथी चीज़, जब भी हम कभी कोई लिखने बैठते हैं तो मैंने ये देखा है कि वो युवा कभी कविता लिखने लग जाता है, कभी वो शायरी लिखने लग जाता है, कभी वो उपन्यास की तरफ दौड़ता है, कभी नाटक की तरफ दौड़ता है। तो जब आप कोई काम करें तो अपनी पूरी एनर्जी, पूरा जो अपना जो विचार शक्ति है वो एक तरफ, एक ही आपका जो पद्धति है उस तरफ लगा दें, और फिर बाद में दूसरी तरफ मुड़ें। तो दूसरा कभी भी दूसरे की देखा देखी नहीं करें, क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं कि मैंने जैसा लिखा मैं दूसरे की नकल करूं, तीसरा उसकी नकल करे। तो आपका एक खुद का जो व्यक्तित्व है, खुद की जो आपके अंदर जो एक कलात्मकता है, रचनात्मकता है, वो आपकी लेखनी में उजागर होना चाहिए। अगर आपने कट एंड पेस्ट करने का जो है कर लिया, तो आप कुछ दिन तो चल जाएंगे, आगे दौड़ भी लेंगे, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत सहनशीलता रखनी पड़ेगी, बहुत सहज होना पड़ेगा। और एक लेखक के लिए बहुत ही निहायत ही जरूरी है कि जैसा उसका व्यक्तित्व है वो उसकी लेखनी में, उसकी रचनाओं में होता है। अगर दोनों में एक विरोधाभास आ गया कि जैसा आप लिख रहे हैं वैसा आप व्यक्तिगत तौर पर है नहीं, तो आप ज़्यादा लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सकते। लंबी रेस का घोड़ा बनना साहित्य के क्षेत्र में, और अपनी खुद की रचनाओं को प्रस्तुत करना बिना किसी कट पेस्ट के, कैसे संभव हो सकता है? बहुत आसान है। अगर आपकी विचारधारा बहुत ही विशुद्ध होगी, और अगर आप जन समुदाय के बारे में सोचते हैं, अपनी बात को रखने की बात आप करते हैं, अपनी कलम का सौदा नहीं करते। कलम का सौदा अगर जिसने कर लिया वो कभी भी सही रचनाएं नहीं दे पाएगा। आपको अपनी जो व्यावसायिकता है उसको
अलग रखते हुए अपनी रचनात्मकता को एक ईश्वर की पूजा मानते हुए अगर आप करेंगे तो ये निश्चित रूप से संभव है, ऐसा हो सकता है। किसी भी काल्पनिक कहानी को लिखते समय क्या वास्तविक परिदृश्यों और वास्तविक स्थानों का जिक्र नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, और उसमें लिखा भी जाता है कई बार कि ये घटनाएं दो तरह की हम बात करते हैं कि वास्तविक घटनाएं, वास्तविक स्थल और वास्तविक जो पात्र हैं उनकी जीवनी पर हम लिखेंगे तो वास्तविक में आपको लिखना पड़ेगा। और कई बार उस परिवेश को मान करके काल्पनिक हमको वो शहर हैं, वो पात्र हैं, वो गलियां देने पड़ती, लेकिन सामने उसमें लिखना पड़ता है कि इन घटनाओं से किसी की अगर उसका मन आहत नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। तो ये लेखक की अपनी एक मर्यादा होती है, वो लिखता भी है। ओके, तो मैं क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ सर कि अगर आपके पास आरएएस का पद नहीं होता और सिर्फ आप लिखने के भरोसे अपना घर चलाते, सिर्फ पूरा घर, तो क्या चल सकता था साहित्य के क्षेत्र? ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर विशुद्ध रूप से हम लेखन का काम करें तो आवश्यक नहीं है कि उससे आपकी रोजी रोटी निकल पाए। मैं मेरे संदर्भ में बात करता हूँ, क्योंकि रोजी रोटी के लिए आपको कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म आपका होना चाहिए। क्यों, मैं इसका एक उदाहरण आपको बताऊंगा कि आपके विचार तभी परिपक्व हो सकते हैं, आपको तभी अच्छा लग सकता है और काम करना, जबकि आपको मन में ये फिक्र नहीं हो कि शाम को जाकर के रोटी कैसे बनेगी। अगर जिसके मन में ये चिंता का सताया जाए कि घर में जाकर के चूल्हा कैसे जलेगा, मैं कमा के ले जाऊंगा तभी चूल्हा जलेगा। अब खाली अगर हम काम नहीं करें और नहीं करें और हम लेखन का ये है कि आज आप जो लिख रहे हैं उसका आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं है कि आज के दौर के लोग उसको इतनी अहमियत दें। प्रेमचंद जी को देखिए, पूरे जीवन काल में कभी उनको इतना बड़ा कोई सम्मान नहीं मिला, इतनी किताबें नहीं छपी, उनके जीवन काल के बाद प्रेमचंद को पूजा गया। तो ये तो लेखन एक ऐसा है कि जिस काल में, जिस दौर में आप लिख रहे हैं, हो सकता है उस दौर के लिए नहीं लिखता हो, लेखक बहुत दूर के लिए कई बार सोचता है। तो अकेले लेखन के जरिए मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं उससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। अब बाजार में कुछ कंपनियों ने ऑडियो बुक्स भी रिलीज कर दिए, ऐप्स है जिसमें आपको गीता, महाभारत, रामायण और भी कई ग्रंथ, वेद पुराण तक, उनकी हिंदी समरी आपको मिलेगी, इंग्लिश बुक्स की हिंदी समरीज मिलेगी। आप काम करते, उनके ऐड आते हैं कि आप काम करते रहिए, सुनते रहिए, आपको ज्ञान मिलेगा। क्या सही है? वो अगर बतौर कंपनी या जो विज्ञापन देने वाली कंपनियों के लिहाज से सुने, क्योंकि उनका व्यावसायिकता है, वो उनका धर्म है, लेकिन मैं बतौर लेखक अगर ये कहूँगा तो मैं इस पर कदापि विश्वास नहीं करूँगा, और बतौर पाठक भी मैं कहूँगा तो नहीं करूँगा। क्योंकि जब आप पन्ने पलटते हैं, एक एक लाइन के नीचे आप जो है पेंसिल से या पेन से अंडरलाइन करते हैं, जो आपको चीज़ दिल को टच कर जाती है। ये चीज़ केवल और केवल आप अगर भौतिक रूप में आपके पास में बुक होगी, किताब होगी, तभी इसकी आत्मानुभूति होगी। और लेखन भी और पढ़ना ठीक इसी तरह से है। उसका अगर आपको स्वाद जब तक नहीं आएगा, वो स्वाद तभी आएगा जबकि आप खुद कलम चलाएंगे और खुद आप अपनी आंखों से एक एक शब्द को, एक एक पन्ने को पढ़ेंगे। किताबों से दूर डिजिटल शिक्षा के मद में मोबाइल आदि के नशे में लिप्त युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि शॉर्टकट तरीका कभी भी जीवन में आपको आगे नहीं ले जाएगा। अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो खुद की सोच, खुद का लक्ष्य तय करने के बाद और उसी में पूरे जुनून से, चाहे किसी भी तरह के संघर्ष आए, किसी भी तरह की मुश्किलात आए, आप निरंतर अपने सीधे सच्चे रास्ते पर चलते रहिए, निश्चित रूप से आपको मंजिल मिलेगी। बुक लिखने के लिए क्या गाइड करेंगे अगर युवा बुक लिखना चाहते हैं? युवा अगर लिखना चाहते हैं तो पहले खूब पढ़ें, उनका आत्मसातीकरण करें और अपनी एक विचारधारा बनाएं, और एक बार में लिखें नहीं बल्कि जो लिखा हुआ है उसको बार बार पढ़ें, उसमें जहाँ कोई काट छाँट है उसको करें, और किसी एक अच्छे मार्गदर्शक को अपनी जो लिखी हुई जो पुस्तक है या जो लिखा हुआ जो कंटेंट है उसे दिखाएं, तो फिर अपने इसमें आगे कदम बढ़ें। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया और ये इतना
बेस्ट पॉडकास्ट बना और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉडकास्ट सभी दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। और डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी ने अपने अनुभव बताए, साहित्य जगत की कुछ कहानियाँ बताई, अपनी पुस्तकों के बारे में बताया, अपनी उपन्यासों के बारे में बताया। इस पॉडकास्ट को, इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में अगली संघर्षता की कहानी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।